अभी तक हमने चैप्टर थर्ड तक पढ़ लिया है, थर्ड चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, अब आगे हम ये फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्वालिटीज़, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। You are familiar with the number of the materials like iron, aluminium, copper, etc. Some of material have been given in table. जैसे आप वाकिफ़ हो, जानते हो इन मटेरियलों को, जैसे लाइक आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, ये सब कुछ जानते हो। ठीक है, ये सब क्या है? मटेरियल हैं। और सम मटेरियल्स हैव बीन, और इसमें सब मटेरियल क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ टेबल में, गिवन इन टेबल। जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, सल्फ़र हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा। मतलब टेबल बनाना तो ये एक्स्ट्रा लंबी टेबल बना लेना। जो कुछ मटेरियल आपके आसपास मिलते हैं, अब उनमें से हमें क्या करना है, उनको डिफाइन करना है कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। उसकी पहचान क्या होती है, हार्डनेस है किसमें, किसमें शाइनिंग है, किसमें शाइनिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा हार्ड है, कौन सा हार्ड नहीं है। You can you name the materials which are metals? क्या कुछ मटेरियल के पदार्थों के नाम बता सकते हो जो क्या हो, धातु हो, मेटल्स हों। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। जो 4 पॉइंट टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, आर नॉन मेटल। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो है कि धातु को और जो अधातु, जैसे नॉन मेटल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, और जो मेटल है उसको धातु बोलते हैं। ठीक है, इनमें अंतर हम कैसे, डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बेस पे हम इनमें डिफरेंस कर सकेंगे। Recall that the luster and hardness are the फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, और क्या होती है, हार्डनेस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हैव यू एवर सीन द ब्लैकस्मिथ बेटिंग आयरन? कभी उसको देखा है, लोहार को? लोहार क्या करता है कि वो लोहे को पीटता रहता है, लोहा पीटता है ना। आयरन पीस और एंड द आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक द शेप्ड ऑफ अ शॉवेल एंड एक्स। वो क्या करता है, उसको लोहे को पीट के, हीट करके लोहे को पीट के क्या करता है, एक अलग शेप उसको दे देता है। अलग शेप मतलब जैसे वो कुल्हाड़ी बना देता है, और बेलचा, फावड़ा, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को बना देता है। Do you find a change in the shape of these articles on beating? क्या तुमने ये देखा है कि जो इस आर्टिकल को, जो इनको क्या करता है, एलिमेंट्स को पीटने के बाद किस आकार में कोई चेंज आता है, उनके जो शेप होती है, शेप में चेंज आता है ना। लोहे को जब पीट के क्या करता है, शेप में पतला कर देता है, और पतला करके उनको शेप चेंज कर देता है, तो हमारे काम के लिए अलग अलग शेप में आ जाती है। Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? क्या कभी लकड़ी पे या लकड़ी के टुकड़े को अगर हम पीटें तो वैसा चेंज आएगा उसमें? या कोयले को अगर हम पीटें तो क्या ऐसा चेंज आएगा? लेकिन लकड़ी फट जाएगी, तो खराब हो जाएगी। Activity 4.1. Take a small iron nail, a piece of thick aluminium wire and pencil lead. Beat the iron nail with the hammer. इसमें एक्टिविटीज़ में करना क्या है, आयरन की लोहे की एक कील लेनी है, कोल का पीस लेना है, और थिक एल्युमिनियम लेना है, वायर, एल्युमिनियम की वायर जो जिसे लाइट खींची जाती है, लाइट होकर जो मीटर में वायर लगती है वो एल्युमिनियम वायर होती है। ठीक है, एंड पेंसिल लीड, जो पेंसिल की नोक होती है उसको ले लो, और इसको क्या करो, एक हथौड़ी से पीटना है। हमारा मतलब हथौड़ी से पीटो।
ठीक है, ज़्यादा बड़ा हथौड़ा मत ले लेना, उससे पीटो, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, और ऐसा करने में इतना ध्यान रहे कि कहीं तुम अपने हाथ पे ना मार लो। ट्राई टू हिट हार्ड, और उसको तेज से पीटो, हिट हार्ड। आल्सो द एल्युमिनियम वायर पे भी पीटो और सबको पीटो। देन द रिपीट द सेम काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड लीड पेंसिल लीड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.2, और इन सबको पीटने के बाद जो तुम्हें मिलता है, ऑब्जर्वेशन करते हो, वो उसको क्या करो, इस टेबल में फिल कर दो। देख तो क्या शेप में चेंज होता है या सब मिट्टी हो जाता है टूट के, क्या हो जाएगा? पेंसिल लीड का क्या हाल होगा? वो तो अच्छे से पिचक जाएगी। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on the beating, और जो वायर होगी, एल्युमिनियम वायर और कील होगी, उसका क्या शेप में क्या होगा? उसके शेप में क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वो जहाँ से हम पीटेंगे वहाँ से वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी और वायर भी चिपटा हो जाएगा। If they were beaten hard, these could be changed into the sheet। अगर ज़्यादा इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, शीट में हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर तो शीट पतली हो ही जाएगी, लेकिन जो आयरन नेल होगी वो उसको टाइम लगेगा शीट में चेंज होने में। You might be familiar with the silver foil used for decorating the sweet। सिल्वर फॉइल पेपर देखा? सिल्वर फॉइल रोटी पैक करते हैं जो लंच में ले जाते हैं ना, वो भी होता है, ठीक है, वो भी एक तरह से मेटल के ही उससे बनता है। हाँ, एल्युमिनियम जो होती है वो भी। और यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉइल यूज द रैपिंग फूड। खाना जिसमें पैक होता है उससे भी जानते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी द बीटेन इन टू थिनी शीट्स इज कॉल्ड द मैलेबिलिटी। और जो इसकी ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जो इसका गुण होता है, इसको अगर हम पीट के पतला कर देते हैं, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? मैलेबिलिटी। हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना? हाईलाइट फंक्शन नहीं आ रहा, हाईलाइट कर लो इसे। The properties of the metals by the which can be the beaten into thin sheets is called the malleability। किसी मेटल को अगर पीट के हम उसको पीट के अगर पतली शीट में चेंज कर देते हैं तो इसको ये क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी बोलते हैं। ये इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या मेटल की प्रॉपर्टी है? इसके गुण हैं। As you must have noticed, the material like coal and pencil leads do not show in this property। this property जो पेंसिल की नोक थी, लीड थी, वो और कोल क्या हुआ इस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर हथौड़े से तोड़ेंगे तो टूट जाता है। कैन वी कॉल दिस मेटल? क्या हम इसे मेटल कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं? Can you hold a hot metallic pan with which is without a plastic or the wooden handle and not get hurt? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई फ्राई पैन जो हमारा होता है उसको हम गरम पकड़ लें और उससे हमें नुकसान ना हो, वो भी बिना प्लास्टिक के हैंडल के? ऐसा होगा कभी कि नुकसान ना हो? ज़रूर नुकसान होगा, परहैप्स नॉट, लेकिन ऐसा नहीं। वाई? Try to list some one other experience in which a wooden or plastic handle protect you from beginning the hurt while the handling not hot thing। और ये क्या हमें देते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हॉट, जैसे गर्म चीज़ को पकड़ने में अगर तो होता प्लास्टिक और जो लकड़ी होती है, क्या करते हैं? इससे हमें नुकसान नहीं पहुंचता है। ये हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये हमारा एक एक्सपीरियंस होगा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट यू कैन से अबाउट ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। और ये एक्सपीरियंस देख के अगर हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि ये ऊष्मा का क्या है, जो हीट का क्या है? बैड कंडक्टर है ना,
क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और ये जो बैड कंडक्टर होता है वो हमारे लिए क्या है, गुड है। You must have seen an electrician use his स्क्रू जो ड्राइव होता है, उसके जो स्क्रू ड्राइव होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, वो उस पर क्या होता है, प्लास्टिक का लगा होता है ना हैंडल। व्हाट काइंड ऑफ द हैंडल डज इट हैव, वाई, और उस पर प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, लेकिन क्यों लगा होता है? ताकि वो क्या है, प्लास्टिक, अभी हमने पढ़ा कि क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इससे उसे करंट ना लगे। एक्टिविटी रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट whether the electricity can pass through an object or not. You might have performed, एक सर्किट बनाएंगे, इससे हमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है कि नहीं पास करती है, इसके बारे में। तो आयरन जब भी मेटल लगाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, और मेटल की जगह हम नॉन मेटल चीज़ यूज करेंगे, प्लास्टिक या लकड़ी करेंगे तो नहीं करेगा ये। द एक्टिविटी विद द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास 6, और ये एक्टिविटी हमने क्लास 6 में भी की है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंटेन इन टेबल 4.3 में जो मटेरियल है उनसे क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को हम दोहराएंगे। ऑब्जर्व द ग्रुप ऑफ दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, मीन्स बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मटेरियल आयरन, रॉड, नेल, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। कौन से कंडक्टर होंगे? गुड कंडक्टर होंगे ना। मेटल चीज़ जो भी होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं। सल्फर गुड और बैड, कोल ये भी बैड, कॉपर गुड क्योंकि मेटल है तो पास करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से मटेरियल्स मिलेंगे जो गुड और बैड कंडक्टर को पता लग जाएगा। यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर। जो आयरन रॉड और नेल क्या था, और कॉपर वायर ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ, वाइल द रोल्ड सल्फ्यूरिक पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। ये सारे क्या थे, इसके पुअर कंडक्टर थे, इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं कर सकते हैं। पहली कह दिया ओह, the meaning of recalling our experience and then you this activity was to show that the metal are good conductor of heat and electricity। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। वी लर्न दिस इन क्लास 6, और ये हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, where do you find the use of the aluminium and copper wires? एल्युमिनियम और कॉपर वायर का कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ देखा है आपने? Have you seen wires of coal? कभी आपने कोयले का तार देखा है? कोल का तार नहीं देखा ना, कोयले का तार नहीं होता, होगा ही नहीं, तो देखोगे कहाँ से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करता, बिकॉज कोल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कॉपर एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल by which it can be drawn into the wires is called ductility। जो इसके गुण होते हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, मेटल वायर तैयार करते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूक्टिलिटी या डक्टिलिटी। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, and metal coin and a piece of coal on the floor? अगर इनमें से जो ऐसे कोई सी भी चीज़, चाहे आयरन शीट हो, प्लेट हो, या मेटल कॉइन हो, या पीस ऑफ कोल हो, इन सब का साउंड अगर हम फर्श पे, फ्लोर पे गिराते हैं तो अलग अलग आता है, सेम आता है? मेटल का साउंड अलग आएगा और जो नॉन मेटल होंगे उसमें साउंड बहुत कम होगा। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर नहीं सुना तो ऐसा करके देख लो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, और देखोगे क्या क्या डिफरेंस है उसको नोट कर लेना।
जो डिफरेंस उसमें मिलेगा उसको नोट कर लेना। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल, कैन यू गिव अ रीज़न? क्या मंदिरों में आपने लकड़ी की घंटी देखी है? नहीं, क्यों नहीं होती? हाँ, क्यों? हाँ, नॉन मेटल चीज़ में क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लकड़ी की जो बेल होती है उसमें क्या होगा, वुडन बेल में साउंड नहीं आता। साउंड क्या होता है, मेटल में साउंड आता है। मेटल की जो चीज़ें होती हैं उसमें साउंड आता है, नॉन मेटल में साउंड नहीं आता। जो नॉन मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। The things made of metals produce are the ringing sound when the struck hard। और जब उसको हम बजाते हैं, जो टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है ना। हाँ? कैसे? जब उसके बीच में जो होता है, जिसको जैसे वो चारों तरफ तो बैल होती है, ठीक है ना, बीच में भी होता है ना थोड़ा सा, जो छोटा सा होता है जिसको हम बजाते हैं, जो आपस में टकराता है, मेटल की चीज़ें टकराती है किसी हार्ड से, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे उसमें बैल का साउंड हमें आने लगता है। स्कूल में भी देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रिक बैल आ गई, नहीं तो पहले क्या वो होती थी, पीतल की होती थी, उसको बजा देते थे बैल, या फिर लोहे की होती थी, ठीक है ना। मंदिर में अभी भी लोहे के होते हैं, पीतल के भी होते हैं। The things made of the metals produce as a ringing sound when the struck hard। जब वो किसी कठोर चीज़ से टकराते हैं तो क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड बनाते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर appearance, one made of the wood and the other is metal। एक क्या करो, दो बॉक्स बनाओ, एक किससे बना लो, लकड़ी का, और दूसरा मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय द स्टिकिंग बोथ द बॉक्स। कह रहा है कि अगर इसको हम बना लेंगे तो इससे हमें जो दोनों डिब्बे पर अगर हम साउंड करेंगे तो कौन से डब्बे पर से हमें साउंड आएगा, लकड़ी के या मेटल वाले से? मेटल वाले पर से हमें साउंड आता है। Since metals produce the ringing sound, they are said to be the sonorous। इसको क्या बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसको हम बोलते हैं सोनरस, ठीक है ना। द मटेरियल अदर दैन द मेटल आर नॉट सोनरस। जो मेटल में होता है वो क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, सोनरस। और अदर मटेरियल में ये क्वालिटी नहीं होती, उसमें से साउंड नहीं आता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट द सम मटेरियल आर द हार्ड। कि ये एक्टिविटी करने के बाद हम कह सकते हैं कि सम मटेरियल आर हार्ड। और लस्टर चमकीले होते हैं, मैलेबल उसमें जो मैलेबल होते हैं मतलब अगर पीटते हैं तो पतली हो सकती है। ड्यूक्टिलिटी और उसमें क्या होती है, क्षमता होती है। और सोनरस साउंड होता है, उसको खींचने की क्षमता होती है। और उसमें क्या होता है, साउंड होता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे क्वालिटीज़ हैं किसकी, मेटल्स की। हाईलाइट कर लो। हाँ, the material which the generally possess these properties are called metal। और ये प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। ये सारे गुण किस में होते हैं, मेटल में होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स और आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल।
इन अपीयरेंस, और ये भी ये मटेरियल होते हैं, ये क्या होते हैं, डल होते हैं, इतनी शाइनिंग नहीं होती, और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास ऑफ द टेपिंग विद द हैमर, और अगर हैमर से अगर हम इस पे चोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, इसके पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, ये जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर द सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इट इज ऐसे जो हैं उनको क्या कहते हैं हम, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या क्या नहीं होता, हार्डनेस नहीं होती, साउंड नहीं होता, और शाइनिंग नहीं होती, और मैलेबिलिटी भी नहीं होती उनमें, ये सारे क्वालिटीज़ नहीं होती। और मेन चीज़ क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, अब इनमें रिएक्शन करा के देखेंगे इनसे क्या रिएक्शन मिलता है ऑक्सीजन के साथ। यू आर द फैमिलियर विद द फेनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में कभी देखा है जंग लग जाता है ना, जंग लग जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि उसमें जंग लग जाता है, पानी लगता रहता है उसके से। नमी से। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच द रस्ट इन फॉर्म, और उसमें क्या होता है, उस फॉर्म में क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है, रिएक्शन करता है जिससे क्या हो जाता है, ये जंग लग जाता है। You had also performed in class 7th an activity of the burning a magnesium ribbon in air. खुले में मैग्नीशियम रिबन जलाया था ना, उसकी एक्टिविटी दी थी तुम्हारे चैप्टर में। You had learned that in the both of the process oxides formation takes the place complete following the reactions of iron and magnesium with the oxygen, और ये ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ अगर आयरन मिल जाएगा तो क्या रिएक्शन करता है, ये देखो ये इसका रिएक्शन दे रखा है, ये दोनों का रिएक्शन हमें करना पड़ेगा, करके इसको हम देखेंगे। हाईलाइट कर लो, इसको कर लेना। जैसे कि आयरन और ऑक्सीजन और वाटर, इन सब का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका आगे बनाना है हमें। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या होगा, वो भी हमें लिखना है, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है एक्टिविटी, लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन आयरन। कह रहा है कि ये जो जंग लगने की इसकी प्रक्रिया है, ठीक है, जंग का परीक्षण करते हैं, कैसे ये जंग बनता है इसमें चेक करेंगे नेचुरल तरीके। ऑक्सीजन एंड वाटर collect a spoon of the rust and dissolve it in a very little amount of the water। और ऑक्सीजन, ये जो जंग लग जाता है इसको क्या करेंगे हम, एक छोटे से मतलब थोड़ा सा हिस्सा लेके क्या करेंगे, एक ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे और थोड़े से पानी में घोल लेंगे, पानी डाल लेंगे। और क्या पाएंगे, you will find that the rust remains suspended in water। और जो जंग लगी थी वो क्या होगी, पानी में अलग हो जाएगी। शेक द सस्पेंशन वेल, और इसे अच्छे से क्या करो, मिला दो। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और रेड और ब्लू लिटमस पेपर से क्या करो, इसको चेक करो। What do you observe, क्या पाते हो, is the solution acidic और बेसिक। और ये जो इसमें जब हम लिटमस पेपर से डालेंगे, चेक करते हैं तो इसमें हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, इससे हम क्या पाते हैं, ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है या बेस है। अब यहाँ पे देखो, रेड से क्या हो रहा है, लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है ना, इसमें डालते हैं नीचे। तो क्या होता है,
तो रेड से ब्लू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना, और ब्लू से रेड हुआ तो एसिड हो जाता है, ठीक है ना। पीएच वैल्यू जब बढ़ती है तो क्या होगा, बेस हो जाता है, और 7 से कम होती है तो एसिड हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन द ग्रीननेस डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेजल। कह रहा कि कॉपर के तांबे के बर्तन पे भी इसने पहले ने क्या कहा कि वो भी क्या होते हैं, रस्टर्ड, उस पर भी जंग लगती है, वो ग्रीन कलर की लग जाती है। लोहे तो भूरे कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, लेकिन उस पर ग्रीन कलर की लगती है। कह रहा है फिर कह रहा कि व्हेन अ कॉपर विजल्स इन द एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर और फॉर लॉन्ग इट्स द एक्यूरेस ऑफ द डल ग्रीन कोटिंग, और ये क्या करता है, इस पर ग्रीन कोटिंग जम जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर किसका, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का रिएक्शन दिया हुआ नीचे, इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, मिक्सचर ऑफ से, ठीक है। एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो जाता है, ग्रीन उस पर जम जाता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटीज़ बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है इसमें, उसके बारे में देखते हैं। इसको हम जैसे कि रिबन की एक्टिविटी हमने की थी लास्ट में, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी हमने की थी, वो याद है, याद करते हैं। द एश ऑब्टेन, जो राख हमें प्राप्त हुई थी, ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज द डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्ट फॉर इट्स द एसिडिक बेसिक एंड नेचर। इसका जो एसिड और बेसिक नेचर हमने क्या कहा था, वो उसको जो हमें जो मिली हुई थी, जो उसकी राख, रिबन को जलाने के बाद जो राख उसकी बची हुई थी, उसको हम पानी में डाल के क्या करेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब वो एसिड होता है, बेस होता है, कैसा होता है। इज द सॉल्यूशन एसिड और बेस, कह रहे हैं वो एसिड और बेस होगा जो पानी में हम मिलाएंगे। तो हाउ डू यू रिएक्ट एज सर्टेन दिस, कैसा मतलब हमें प्राप्त होता है, तो क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। जो तुम जब एक्टिविटी करोगे ये, तो ऐसा होगा कि जो रेड वाला लिटमस होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और अभी हमने बताया ना, रेड से अगर ब्लू हो गया तो बेस हो जाएगा, और ब्लू से रेड हुआ तो एसिड हो जाएगा। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो द बेसिक इन द नेचर। ऑक्साइड मैग्नीशियम क्या है, वो बेस है, अंडरलाइन कर लो। इन जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो और आमतौर पे क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेचर से बेस में आ जाते हैं, ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं। लेट अस नाउ द ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। नॉन मेटल का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक्टिविटी 4.4 में, टू डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन दिस क्लास। कह रहे कि ये प्रैक्टिस जब करोगे तो टीचर के क्या करो, गाइडलाइन में। टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर ऑफ द सल्फर इन द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। इसको क्या करो कि जो थोड़ा सा थोड़े अमाउंट में क्या करो, सल्फर का पाउडर ले लो, और क्या करो, इसे फिर उसे एक चम्मच में रख के गर्म करो। एक चम्मच होता है, स्टैंड वाला रॉड लगी होगी, उसमें रख के उसको गर्म करो धीरे धीरे और केयरफुली। इफ़ डेफ्लिग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट द अवेलेबल, अगर नहीं है, अगर ऐसा चम्मच नहीं मिलता है तुम्हें, तो क्या करोगे, यू में टेक अ द मेटलिक कैप, एक मेटल की कैप ले लो, ढक्कन। यू एनी बॉटल ऑफ रैप ऑफ द मेटलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप ऑफ शोन। और या तो उसके ऊपर क्या करो, मेटल की वायर लगा दो और उसको क्या करो, वायर लपेट के और इसको ऐसे बना लो।
ये, ठीक है। ढक्कन में क्या करेंगे, ये मेटल का इसमें रख लेंगे और इसको क्या करेंगे वायर से जोड़ के पकड़ने के लिए, मतलब होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये चम्मच है, ठीक है ना, ये वाला स्पून है। अगर ये नहीं होता तो ऐसा हम बना लेंगे हार्ड वायर से उसमें ऐड करके। फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन करेंगे। असून एज स्टार्ट बर्निंग, और कुछ देर में जल्दी ही क्या करेगा, ये एक जार में रखेंगे तो जार में क्या होगा, जलने लगेगा, बर्निंग। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, और गैस में क्या करेगा, जार में क्या होने लगेगी, गैस बन जाएगी, ग्लास टम्बलर टम्बलर हो जाएगी, गैस बनने लगेगी जार में। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस ऑफ द प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। और इसको क्या करेंगे, हम कवर कर लेंगे गिलास, जो जिस गिलास में उस जार में डालेंगे उसको क्या करेंगे, ढक्कन से ढक देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, गैस इतना ऐसे मतलब टाइटली कवर कर लेंगे जिससे गैस क्या हो, बाहर ना निकल पाए। फिर इसके रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या करो, चम्मच हटा लो एंड ऐड अ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली द रिप्लेस द लिड। और क्या करो, थोड़ा सा पानी डालो और उसकी जगह ग्लास को क्या करो, हिलाओ लिड, और शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से उसको हिला दो। और चेक द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और इस सॉल्यूशन को क्या करो, चेक करो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तो क्या पाओगे, आगे देखो क्या मिलता है तुम्हें। ये रहा, इसको चेक करोगे, चेक करने से हमें क्या मिलता है रिजल्ट। ये हमारा टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, इसमें जो भी मिलेगा मतलब मेटल, सल्फर, नॉन मेटल, ठीक है ना, इसमें बेस भर सकते हैं। इसको फिल कर लेना, उससे आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ से कर लो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड when the sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। और वो अगर पानी में घुल जाती है तो क्या बन जाती है, सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस वाटर H2O। वाटर का कितना होता है, H2O होता है, और सल्फर का SO2 होता है। और जब ये रिएक्शन, ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे, एरो किसका सिंबल है, यहाँ पे मतलब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने का सिंबल होता है ये। यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। सल्फ्यूरस एसिड, जब सल्फर डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरस एसिड तैयार करती है। दिख रहा है ना, ठीक है, हाईलाइट कर लेना इसको। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये क्या करता है, ब्लू से रेड कर लेता है। तो जनरली जब ब्लू से रेड हो जाता है तो क्या बन जाएगा, एसिड और बेस, एसिड बनेगा। जनरली ऑक्सीडाइज ऑफ द नॉन मेटल आर द एसिडिक इन नेचर, और ये नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस यू हैव रीड इन क्लास 7। और अपनी लैबोरेटरी में आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो, एसिड और बेस के कुछ थे एलिमेंट्स जो थे केमिकल, उनके बारे में पढ़ा है।
7th क्लास में। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल। उनके नाम टेबल 4.4 में लिख लो और उसके बाद उनसे क्या करो, मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करो, मेटल है कि नॉन मेटल नहीं उसको लिख लो। मेटल्स प्रेजेंट इन दैम विच द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन, और ये क्या होता है इसमें मौजूद होता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज बनाता है, और मेटल क्या करता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है ऑक्सीडाइज। रिएक्शन विद वाटर, अब क्या करेंगे इसको हम रिएक्शन वाटर से रिएक्शन करके देखते हैं। लेट अस सी हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल और नॉन मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी द रिएक्टिव, जो सोडियम मेटल है वो पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ रिएक्ट द वल्गरस react vigorously with the oxygen and the water. A lot of heat is generated in the reaction. जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। A lot of heat that generate in the reaction. It is therefore stored in kerosene. इसी वजह से इसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में, मिट्टी का तेल, ठीक है। जब रखते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल होता है, वहाँ इसको स्टोर कर, इसको चेक करो। सोडियम क्या है पानी में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट्स द विगोरसली विद द वाटर, और ये क्या करता है बहुत जल्दी उससे रिएक्ट करता है पानी से। सम अदर द मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आयरन क्या है पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगती है, लेकिन सोडियम क्या है ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, और नॉन मेटल क्या होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और ये हवा से रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल आर द स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि जो नॉन मेटल है उसको हम स्टोर कहाँ कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, हाईलाइट कर लेना, सोडियम को भी हाईलाइट कर लेना। इट्स कैच फायर एक्सपोर्ट टू एयर, हवा में आते ही ये क्या करता है आग पकड़ लेता है, मतलब जलने लगता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट द फास्फोरस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो हवा में ऑक्सीजन होती है इससे क्या करता है रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको स्टोर कहाँ करते हैं, इट इज़ स्टोर इन वाटर, और इसीलिए इसको पानी में स्टोर करके रखते। रिएक्शंस विथ एसिड्स, लेट अस सी हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल मेटल्स बिहेव विथ एसिड। जो मेटल और नॉन मेटल हैं एसिड के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी मतलब खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, एक्टिविटी छोड़ दो, एक्टिविटी में कुछ है नहीं, इसमें जो मटेरियल है उनको भरना है और बता देना है। आ जाओ आगे। क्लियर है ना। इज देयर डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके जो रिएक्ट करते हैं इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे हम, कैसे ये रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। यहीं से है ना, एक सेकेंड। What could the pop sound in some case be due to when the burning the match stick is brought near the mouth of the test tube। जो माचिस की तिल्ली होती है अगर उससे परख न ली, जो एक्टिविटी हमने ये एक्टिविटी ऊपर है, ठीक है ना। एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे, अगर इसमें जो यहाँ एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में अगर ये दे रखा है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इंस्टेंट ऑफ द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो इस एक्टिविटी में जो मतलब जो उससे वो निकलते हैं, जो पॉप साउंड होता है उसमें से बुलबुले जब निकलते हैं ना, उसे अगर माचिस जला के अगर हम उससे टच करेंगे बुलबुलों को तो पॉप साउंड आएगा, ब्लास्ट करेगा तो पॉप तरह के बोलेगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्यों ऐसा होता है उससे कि पॉप साउंड आता है? You must have found that the non-metals generally do not react with the acid, but metals are react with the acids and produce the hydrogen gas that's burn in with the pop sound। और क्या कहते हैं, मेटल जो है वो क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और जनरली कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या करते हैं, पॉप साउंड जनरेट करते हैं। बट नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट विद द एसिड, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। साउंड तक हाईलाइट कर लेना। यू मस्ट हैव notice that the copper does not react with the dilute hydrochloric acid even on the heating, but it's react with the sulfuric acid। जो कॉपर है वो किससे, ड्यूलेट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे रिएक्ट नहीं करता, बट ये किससे रिएक्ट करता है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ये दे रखा है एक्टिविटीज़ पढ़ लेना। व्हाट डज द पॉप साउंड ऑफ इंडिकेट? पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाईलाइट कर ले। पॉप साउंड किसका क्या इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन गैस को, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है, अभी लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था ना, वही है। मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद द बेस फॉर कॉम्प्लेक्स। और जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, जो नॉन मेटल है वो क्या, बेस से रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है, जल्दी नहीं होती ना, मतलब कठिन है। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे क्या होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू। याद करो जो लास्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि वो कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट्स परफॉर्म्ड इन क्लास 7 में पढ़ा हुआ है हमने। लेट अस ऑब्जर्व द सम मोर रिएक्शंस दैट्स काइंड। इस तरह के और भी कई रिएक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा एक्टिविटीज़ दे रखा है, यहाँ देखो एक्टिविटीज़ में बी में, बीकर ए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गॉर्निल, और कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग Cu। और बीकर ई में क्या है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। ठीक है, जिंक सल्फेट, ये जो बीकर दे रखे हैं इनमें अलग अलग जो केमिकल्स हैं, इनमें तीनों में क्या है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इन दोनों में चेंज आएगा। ये जो पहले हैं, पहला कौन सा है, पहला तुम्हारा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनल, और कॉपर सल्फेट विस प्लस आयरन नेल। इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। नहीं, बीकर बी वाला, सॉरी यही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये इस यहाँ से आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर? अलग अलग बीकर में क्या चेंज मिलता है उसके बारे में देखते हैं। यू हैव रीड दैट वन द मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। कहता है ये जो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करता है, ये एक मेटल क्या करता है दूसरे मेटल से एक्सचेंज कर लेता है।
है डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड को दूसरे में चेंज कर देता है। इन द बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक क्या करता है कॉपर को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, और वहाँ क्या बन जाता है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। दैट्स किससे करता है ये चेंज, कॉपर सल्फेट से। that is why the blue color of copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। और ये क्या जो पाउडर सा था वो क्या हुआ नीचे बैठ गया, बीकर में जो ग्लास था उसमें बैठ गया। द रिएक्शन कैन बी द रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जो रिएक्शन क्या बनती है वो यहाँ पे देखो नीचे दिया है। कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन करके क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू है और जिंक, ठीक है, रिएक्शन करता है इससे, तो क्या बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर क्या हो जाता है, वहाँ पे सल्फेट था कॉपर सल्फेट, वहाँ पे ब्लू था और यहाँ पे क्या हो गया रेड हो गया, और ये जो जिंक सल्फेट हमारा यहाँ पे क्या हो गया कलरलेस हो गया, जिंक सल्फेट कलरलेस हो गया। इसकी रिएक्शन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, और इसको याद भी कर लेना। You can write down the reaction taking place in a beaker B in the similar manner। इसी तरीके से क्या करेंगे आगे जो beaker B में था उस रिएक्शन को भी कर लेंगे। I have understood the reaction taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D, E। पहली जो है कह रही है कि मुझे ये तो पता लग गया कि इसमें कलर कैसे चेंज हो गया, लेकिन सी और सी डी ई में कलर क्यों नहीं चेंज हुआ ये नहीं पता लग रहा उसे। तो उसके बारे में क्या कह रहा है, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी, और जिंक से कॉपर का रिएक्शन हुआ तो कलरलेस है होगा ना, बाय द आयरन इन बीकर ई, और ये किससे आयरन से है ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी, और बीकर डी में भी आयरन क्या हुआ कॉपर से चेंज हुआ। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, इसी वजह से सी में क्या हुआ कोई चेंज नहीं है। वी कैन इन्फेर दैट द कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक, और कॉपर क्या करता है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम जिंक सल्फेट, जिंक से जिंक सल्फेट में नहीं करता। बट वाई, ऐसा क्यों। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट बी कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। कह रहे जब ए बीकर में रिप्लेस कर सकता है तो सी बीकर में क्यों नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये हो गया। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट arbitrary। तो साइंस में क्या होता है कि मतलब वो अपने आप से कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, वो इट्स फॉलो द डिफाइनिटी रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये आधार पे नियम पे ही चलते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि मतलब अपने आप ही कलर चेंज हो गया या नहीं हुआ, अगर हम ऐसा सोचते तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड दैट द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, और जो जिंक है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है लेस रिएक्टिव मेटल से चेंज कर लेता है। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल ऑन कैन नॉट बी रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो कम असरदार होता है वो कम रिएक्ट करने वाला था वो ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। नाउ यू कैन हाईलाइट कर लेना इसको, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं वो हाई रिएक्टिव वाले को रिएक्ट नहीं कर सकते। एंड आल्सो ई बीकर डी एंड आल्सो ई आल्सो, इसमें भी ई और डी में क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक आयरन एंड कॉपर। क्या कह रहा है कि क्या ऐसा जिंक आयरन और कॉपर के थ्रू आज ज़्यादा जो रिएक्टिव वाले हैं से कम लेस रिएक्टिव वाले में कभी ऐसा होता है कि अनुमान लगा दे कि क्रिया रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। यूज़ द मेटल, ऐसा कर सकता है कि नहीं,
वो आगे देखेंगे। यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके यूजेस क्या हैं, मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या हैं? You should be able to guess why metal are used in making machinery or automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. कह रहे हैं कि जो बर्तन है, प्लेन है, एरोप्लेन है, सैटेलाइट्स है, जो कंपनियों में गैजेट्स बनाए जाते हैं, मशीन वगैरह, मशीनरी, यहाँ तक खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं, ये सब अब तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों बनाए जाते हैं मेटल के, है ना। आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बारे में भी जानते हो। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल बी गेस दैम, और इसके बारे में तुम अच्छे से जान सकते हो, ठीक है ना। अब तो आइडिया लगा ही सकते हो नॉन मेटल कौन सा है और मेटल कौन सा है। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच इज़ लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जो नॉन मेटल हैं वो हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिससे क्या करते हैं, सभी श्वास समय अंदर लेते हैं। नॉन मेटल यूज इन द फर्टिलाइजर टू बी द एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो नॉन मेटल हैं वो जैसे खाद वगैरह ये सब क्या करते हैं, पौधे में ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, और पानी को फिल्टर करने में भी काम आता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन wounds as antiseptic. नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, और नॉन मेटल किस में, बम पटाखों में भी यूज़ होता है, ठीक है ना, पटाखों में भी यूज़ होता है। और इसका कलर कितना होता है, बैंगनी कलर होता है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाती है चोट वोट पे। यू हैव एड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अपने अनुसार क्या करो, कुछ और भी मेटल और नॉन मेटल के यूजेस कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय स्टूडेंट।